अगर कोई तब्दीली करनी है तो मुतनासिब नुमाइंदगी का निज़ाम लाएं। एक ईंट अगर ये साबित कर देते हैं ना तो मैं सहाफत छोड़ने को तैयार हूं। सब धमा चौकड़ी है, कुछ नहीं हो रहा। पीडीएम में वो दमखम ही नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। मुल्क के तूलो अर्ज में शदीद सर्दी है, लेकिन इसके बावजूद सियासी टेम्परेचर हाई है, और इतना हाई है कि कोई कहता है कि हम 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की जानिब लेकर जा रहे हैं। कोई कहता है कि हम सिंध हुकूमत को दिखाएंगे कि लॉन्ग मार्च कराची में कैसे आता है। कोई कहता है कि हम 23 मार्च को लॉन्ग मार्च लेकर आएंगे और हम दिखाएंगे कि यहाँ से गंद को किस तरह से हटाना है, शहर इक़्तिदार का गंद किस तरह ख़त्म करना है। लेकिन इस सारी सिचुएशन के अंदर हमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह दिखाई देती है, वो ये कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट हो चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, दोनों के बतौर अपोजिशन किरदार के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इस वजह से कि तमाम तर बिल्स कौमी असम्बली से भी पास हो जाते हैं, तमाम तर बिल्स सेनेट से भी पास हो जाते हैं। वो जिन बिल्स को मुतनाज़ा कहते कहते तमाम तर घुंघरू तोड़ डालते हैं, वो बिल्स पास हो जाते हैं और अपोजिशन कुछ नहीं कर पाती है। तो फिर ये सवाल किससे किया जाए कि बहरकैफ जो अपोजिशन होनी चाहिए थी, उस अपोजिशन ने अभी तक बतौर अपोजिशन कुछ नहीं किया है, और जिसका तुर्रे इम्तियाज बतौर अपोजिशन है ही नहीं, उसने वो तमाम तर मलका अपने सर रखा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ जमात इस्लामी की। वो कराची में भी तमाम मार्का मार जाती है, वो सेंटर में भी बार बार प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और हुकूमत को चैलेंज करती हुई दिखाई देती है। तो आज की जो हमारी नेशनल डिबेट है, इसके अंदर हम मुकम्मल डिस्कशन करेंगे कि जो लॉन्ग मार्चेस की सियासत है वो वाकईतन कोई सियासत है, उसके कुछ समरात निकलेंगे। क्या ये सियासत अवाम के लिए हो रही है या अवाम के नाम के ऊपर ज़ाती मफादात के लिए हो रही है, और जो लोग अवाम के लिए सियासत करना चाह रहे हैं उनका सियासत के अंदर रोल क्या है और कितना है। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है हैशटैग नेशनल पॉलिटिक्स, हैशटैग नेशनल पॉलिटिक्स। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाजा करते हैं, और आज के हमारे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। जनाब जमशेद इकबाल चीमा साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपका ताल्लुक पंजाब से है, लाहौर से है, और आप सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आज के हमारे दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान होंगे जनाब डॉक्टर फरीद पराचा साहब। आप नायब अमीर हैं जमात इस्लामी पाकिस्तान के। आप हमें स्काइप पे ज्वाइन कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे तीसरे और आखिरी मुअज़्ज़ज़ मेहमान होंगे जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर तज्ज़ियाकार माहिर उमूर दिफा हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनसे भी बातचीत होगी। सबसे पहला सवाल जमशेद इकबाल चीमा साहब, सर आप लोग तैयार हैं मार्चेस के लिए? देखें, इसमें मार्च जो है वो तो है ही कुछ नहीं, इसकी तो कोई ना कोई इम्पोर्टेंस है, ना कोई क्रेडिबिलिटी है, ना उसका कोई चीज़ फाइनल है। बेसिक मैं समझता हूँ कि अपोजिशन ने अपनी क्रेडिबिलिटी ख़राब की है कि बड़के बच्चे हैं दोनों, बिलावल साहब भी और मरियम बीबी भी, बड़के इस तरह मारते हैं जैसे ये गवर्नमेंट इंतज़ार कर रही है कि ये आएंगे, बच्चा को बड़क मारेगा, बच्चा को धमकी देगा तो गवर्नमेंट घर चली जाएगी। गवर्नमेंट जैसे वेट कर रही है, या इनके कोई बाप की मुलाजम है गवर्नमेंट, तो ये हुक्म देंगे तो वो फारग हो जाएगा, या इनकी पार्टी को कोई वर्कर है कि उसे मानना पड़ेगा हुक्म। ये बात तो इस तरह करते हैं, लेकिन आप कह लें कि किसी भी एहतजाज में ये प्रॉपर कर नहीं सके, करने की सलाहियत नहीं है। वजह उसकी ये है कि इनका बयानिया जो है बयानिया गलत है। ये बात करते हैं परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस में अगर हम 2018 की 2017 की परफॉर्मेंस देखते हैं मुस्लिम लीग नून की, उससे इमरान खान की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस इन स्पाइट ऑफ हैविंग बिग आर्ड्स, मतलब कोरोना जैसा आर्ड आने की या कोरोना जैसा एक मुसीबत होने के बावजूद अगर आज 5.39 की 37 की GDP ग्रोथ है, आपके हिस्टोरिकल आपकी यू कैन से एक्सपोर्ट है, आपने 1300 अरब रुपया टैक्स ज़्यादा इकट्ठा करने जा रहे हैं, आपकी रेमिटेंस ज़्यादा है, आपके यहाँ आपकी कारपोरेट ने प्रॉफिट ज़्यादा कमाया है, आपके बैंकों के पास पैसा ज़्यादा आया है, आपकी मिडिल क्लास बड़ी हो रही है, आपकी गुर्बत का खात्मा हो रहा है। तीनों गुर्बत के 4 स्टैंडर्ड है, चारों स्टैंडर्ड पे गुर्बत कम हो रही है। तो ये जो परफॉर्मेंस अगर एक बंदा देता है तो उसके खिलाफ आप बात करें कि जी उसकी परफॉर्मेंस इकनॉमिक परफॉर्मेंस नहीं है या वो ना तजर्बाकार है, तो ये बयानिया गलत है। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी जो है, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है,
जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट को यू कैन से कि साबित करना है गवर्नेंस करके। जो 80% 70% गवर्नेंस है वो सूबों के पास है। हर सूबे के पास 70 to 80% इख्तियारात गवर्नेंस के, ये अवामी फलाह के उसके अपने पास है। वहाँ पे उसने परफॉर्म करना है। सो जिसे कहते हैं ना 5.5 करोड़ का सूबा, 6 करोड़ का सूबा, 6 करोड़ का सूबा तो पूरे एक मुल्क के बराबर है। एक मुल्क की गवर्नमेंट है आपके पास, वहाँ परफॉर्मेंस करके दिखाएं, लोगों को पता चल जाए कि बिलावल साहब पढ़ गए हैं, उनकी बहनें पढ़ गई हैं, जरदारी साहब ने अब करप्शन छोड़ दिया है, जरदारी साहब ने वारदातें छोड़ दी हैं। अब चीमा साहब एक बात की समझ नहीं आती, ये आप लोगों के साथ मिले हुए हैं, आप लोगों की बी टीम है, क्या है मतलब? आप सेनेट से बिल पास करवा लेते हैं, मुतनाज़ा तरीन बिल जिसको ये अपोजिशन कहती है, गो है या नहीं है ये अलग डिबेट है, वो पास करवा लेते हैं और उसके बाद अपोजिशन भी उनकी चलती रहती है, आपकी हुकूमत भी चलती रहती है। या तो ये क्लियर कर देना कि ये आप लोगों की बी टीम है और आप बैकडोर इनके साथ राब्तों में होते हैं और इसी तरह से होता आ रहा है। देखें ये हमारी बी टीम है या नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये बी टीम है, ये 2 नंबर टीम है। अच्छा। देखें ये जो स्टेट बैंक का बिल है, स्टेट बैंक का जो बिल है ये इस मुल्क की ज़रूरत है कि इस मुल्क का स्टेट बैंक जो है वो यू कैन से कि वो इंडिपेंडेंट हो, वो आपके कहने पे नोट ना छापे, आपके कहने पे कर्जे ना दे, बैंकों के क्रिमिनल लोगों को बैंकों का सदर ना लगाए, वो उन बैंकों के थ्रू NPL ना करे, उन बैंकों के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग ना करे, उन बैंकों को अपने मकासद के लिए अपनी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल ना करे। सो स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो इनको इस बात का पता है कि स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जब उसे ये इशू बनाते हैं तो फिर अल्टीमेटली देखें ये जो स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट करने का इन्हें पता था कि हमने इसको करना है। अगर यूसुफ रजा गिलानी वोट नहीं देता कि मैं मिलादी घर की मैंने फातिहा कहने जाना है, तो फिर इसका क्या मतलब है? यूसुफ रजा गिलानी अगर वोट नहीं देता तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बिलावल साहब 2 नंबरी कर रहे हैं, बिलावल साहब झूठ बोल रहे हैं, बिलावल साहब बी टीम है, अपनी नोयत की अपनी बी टीम है, हमारी बी टीम नहीं है वो। ठीक है, हम उनको रियायत देने को तैयार नहीं है, लिहाजा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारी बी टीम नहीं है वो अपनी नोयत की कहीं और से गाइडलाइन लेते हैं, जब हमें वोट की जरूरत पड़ती है वो हमें दे देते हैं। कहाँ से गाइडलाइन लेते हैं? वोट की जरूरत पड़ती है वो हमें कहाँ से गाइडलाइन लेते हैं? कहाँ से लेते हैं गाइडलाइन? पता नहीं कहाँ से, पता नहीं कहाँ से लेते। देखिए ये स्टेट बैंक की जो स्टेट बैंक का अगर मैं रिफॉर्म्स करना, ये इस मुल्क की या रियासत की जरूरत थी। रियासत में 1 से ज्यादा स्टेक होल्डर हैं, स्टेक होल्डर सारे हैं, तो उन सारों का इस बात पे इत्फाक था कि स्टेट बैंक जो है या हमने अपने जो मामलात हैं उन्हें आपने IMF के साथ कंक्लूड करना है। इस बात पे स्टेट के स्टेक होल्डर्स का इत्फाक है। उन स्टेक होल्डर में हम भी हैं, उसमें अपोजिशन भी है, उसमें जुडिशरी भी है, लेकिन इस बात को भी डिनाई नहीं किया जा सकता, जहां दीगर स्टेक होल्डर्स वाकईतन स्टेक होल्डर्स की पोजीशन रखते हैं, अपोजिशन का भी उतना ही किरदार होता है। अब आज के इस शो में मैंने PDM से या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किसी को इन्वाइट इसलिए नहीं किया कि उन दोनों का किरदार हमारे सामने एक्सपोज हो चुका है, क्योंकि वो धमाचौकड़ी करते आ रहे हैं, घुंघरू उनके टूट जाते हैं लोगों को नचा नचा के, लेकिन रिजल्ट सिफर है पिछले 3.5-4 साल में। गवर्नमेंट ठीक से गवर्नमेंट नहीं कर रही तो अपोजिशन भी ठीक से अपोजिशन नहीं कर रही, इसका हमें मानना चाहिए। इसीलिए आज मैंने जमात इस्लामी के नायब अमीर जनाब डॉक्टर फरीद पराचा साहब को इन्वाइट किया हुआ है। फरीद पराचा साहब, स्टेट बैंक का बिल मुतनाज़ा है या नहीं है? आप भी एक अहम स्टेक होल्डर हैं इस मुल्क के। दूसरा, ये अपोजिशन किस तरह की अपोजिशन है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जमात इस्लामी को अहमियत दी। हकीकत यह है कि इस वक्त अपोजिशन करी जमात इस्लामी रही है। बाकी तो यह है कि जिस तरह हुकूमत 2 नंबर है, अपोजिशन भी 2 नंबर है, और मामलात इस तरह के ही हो रहे हैं कि जो कुछ भी आलमी सतह पे तय किया गया है उसमें मददगार हैं अपोजिशन मुकम्मल तौर पे। यानी कोई तस्वुर किया जा सकता है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन वो खुद जो है वो उसमें मौजूद ना हो और वो ही वोट ना दे, और सिर्फ उसी की वोट की वजह से स्टेट बैंक, जिसको वो कहते हैं कि ये आलमी गुलामी के अंदर दिया जा रहा है, और उसको वो पास करवा रहे हैं। तो इस लिहाज से ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। आप ये समझे कि ये स्टेट बैंक का कोई इतनी सादगी, चीमा साहब कहां से किस तरह की सादगी के साथ बात कर रहे हैं? ये मुतालबा कहां से आया है स्टेट बैंक के बारे में कि आप इसको इंडिपेंडेंट करें? इसमें गवर्नर जो मुकर्रर किया गया है
ये कौन सी पार्लियामेंट ने या कौन से आपकी काबीना ने इसका फैसला किया था? आपको खुद पता है कि कहां से ये आए हैं और फिर उसके बाद इनके पास टास्क क्या है, ये करना क्या चाहते हैं। आप स्टेट बैंक के मामलात में आप खुद कानून साजी करने के बाद हाथ काट चुके हैं कि अब हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। ना आप गवर्नर को हटा सकते हैं, ना डॉलर की कीमतों के तयन के अंदर आप कोई इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। यानी हुकूमत जो है वो तो एक बेबस है। आपने आलमी साहूकारों के हाथ हमें बेच लिया है और किस्तों के अंदर आप मुल्क को बेच रहे हैं। और हकीकत यह है कि ये मामले यानी इस तरह के कि जी आप ये कह दें कि उसे इंडिपेंडेंट होना चाहिए, भाई पहले जितना इंडिपेंडेंट है उससे और ज्यादा क्या इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन ये कि जिस चीज को आपने कहा कि मैं खुदकुशी कर लूंगा लेकिन IMF के साथ मुआहदा नहीं करूंगा, वो खुदकुशी तो नहीं हुई और IMF से मुआहदा भी हो गया, बदतरीन शराइत पे हो गया। अभी 1 अरब डॉलर लेने के लिए आपने 360 अरब रुपए के लोगों पे फिर मजीद टैक्स लगा दिए। और ये सारी सूरत हाल जो है मतलब इस चीज से पैमाने देखे जाते हैं। इंडिकेटर क्या होते हैं? अब इंडिकेटर तो बिल्कुल वादे है, मैं जरा उस तरफ आ रहा हूं लेकिन पहले मैं ये अर्ज करूं कि धरना दिया है तो जमात इस्लामी ने हकीकी धरना दिया है। 29 दिन कराची में धरना हुआ, हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में मर्द औरतें बच्चे शदीद बारिश के अंदर और सर्दी के मौसम के अंदर वहां बैठे रहे और उसके साथ आम शहरी आए बड़ी तादाद में और मुतालबात को मनवाए हैं। इससे पहले धरना जो है वो हुआ गवादर में और मौलाना हिदायतुर रहमान की क़यादत में, और उसमें भी मुकम्मल यानी पूरा इलाका एक एक आदमी, बच्चे, औरतें, बूढ़े शरीक थे और उसमें आलमी सतह पे उस धरने को कवरेज दी गई और बताया गया कि इतने बड़े पैमाने पर लोग मौजूद हैं और उसमें भी मुतालबात मनवाए गए। तो हम ये समझते हैं कि अपोजिशन तो यही होती है कि अवाम के मुतालबात और मसाइल हल करें और उसको हल करने में आप कितना बड़ा मसला इस वक्त महंगाई का है, यानी आम आदमी जो है वो ज़िबा हो गया, जिंदा दरगोर हो गया, उसको कहीं यानी 2 नवाले रोटी के खाने के आपने काबिल नहीं किया, छोड़ा, घरों के चूल्हे सर्द हो गए हैं। यानी एक आदमी क्या करे जहां पर जो है वो दूध की कीमत कहाँ चली गई, सब्जी की कीमत, गोश्त की कीमत आप छोड़ दें, दाल की कीमत जिसके बारे में लोग कहते थे दाल जड़ी निपे नाल, तो कोई चीज रहने दी है कि जहाँ पे आप नमक तक को जो है वो उसमें जो अभी बिल आया था उसमें भी चल, अद्वियात की कीमतें 13 मरतबा बढ़ाई गई हैं, पेट्रोल की कीमतें जो है वो कई मरतबा उनमें इजाफा हुआ है, चीनी का बहरान हुआ। अच्छा, तो उसमें फरीद पराजा साहब, ये तो तमाम चीजें आप जो पिक्चर आप खींच रहे हैं दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पिक्चर, लेकिन साथ सवाल ये भी है कि एक साहब कहते हैं मैं 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च कर रहा हूं, दूसरे साहब कहते हैं कि नहीं मैं 23 मार्च को लॉन्ग मार्च कर रहा हूं और 8 जमातें साथ लेकर आऊंगा, और उसका रिजल्ट आपको कोई नजर आ रहा है क्या? इसका कोई रिजल्ट निकलेगा? आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ द पोजीशंस। अवामी मसाइल तो है नहीं, यानी अगर आप लोगों के मसाइल के लिए होंगे तो लोग आपका साथ देंगे। हमने 101 धरनों का ऐलान किया, यानी हम आम आदमी के दरमियान धरना देंगे, फिर हम एक बड़ा धरना देंगे, लेकिन इश्यूज के ऊपर हम समझते हैं कि लोगों के मसले हल होने चाहिए और किसी के इक्तिदार का खेल इधर हो या उधर हो, आम आदमी को इसका क्या फायदा हो रहा है। और लोग जो है वो भूखों से मर रहे हैं, गुर्बत से मर रहे हैं, सर्दी से मर रहे हैं, उन पर अभी जो मरी में हालात हुए हैं यानी बैड गवर्नेंस की इंतहा है। लोगों को इन्होंने जिंदा जो है उनकी गाड़ियां उनके लिए मैयत गाड़ियां बन गई और वहां पे 20 मशीनें खड़ी रही और एक मशीन सड़क पे थी और उस पे भी डीजल नहीं था। यानी बैड गवर्नेंस और क्या होता है, आप सिर्फ डिप्टी कमिश्नर पे डिप्टी कमिश्नर बदलते रहते हैं और इसी तरह से वजीर पे वजीर बदलते हैं, इसका महकमा इधर से उठा के इधर रख दिया, उधर से उठा के इधर रख दिया। ये क्या गवर्नेंस है? क्या आप किसको धोखा दे रहे हैं? और ये जो इसका नतीजा निकला कि 23 आदमी वहां पर जो है बच्चों समेत औरतों समेत
वहां पे हुए और आपकी गवर्नेंस का बुरा हाल हुआ। 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां दाखिल हो गई और जब लोगों ने बार बार कहा कि जी यहाँ हालात खराब है तो उन्होंने कहा ये वजीर आजम का विजन है, इसके रास्ते में रुकावट न डाले। हद हो गई है इस विजन की। इस विजन के साथ मैयतें उठती हैं। फरीद पराचा साहब, अब ये जो लॉन्ग मार्च आ रहे हैं दोनों, इसमें आप लोग इन दोनों जमातों का साथ देंगे, 27 फरवरी वाला और 23 मार्च वाला? इस पे कमेंट कीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं ब्रिगेडियर साहब की तरफ। देखिए, हम खुद कर रहे हैं, हम तो खुद कर रहे हैं। हम आम आदमी के साथ है और हम किसी भी तरह के उन धरनों को कि जिनका नतीजा जो है वो मुल्क में इस तरह से हो कि ये केस खत्म और वो केस खत्म और इसको आने दे उसको आने दे। हमारे इश्यूज जो है वो पब्लिक के इशू है, महंगाई है, गुर्बत है, माशी बदहाली है, सूदी मईशत है। हम इन इशू आप लोग कब कर रहे हैं? आप लोग कब कर रहे हैं धरना? फेडरेशन में? हमारे फेडरेशन में जी वो भी करेंगे, उससे आगे चल के लेकिन 6 फरवरी को हमने 100 धरनों का अपना ऐलान जो किया है वो करेंगे। फिर 101वां धरना हमारा जो है वो इस्लामाबाद की तरफ। वेरी राइट। मैं ब्रिगेडियर साहब को शामिल करता हूँ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, ये मुल्क के अंदर सर किस तरह की अपोजिशन चल रही है, मुल्क के अंदर किस तरह की हुकूमत चल रही है? ऐसा लगता है कि दोनों अपने खिलाड़ी आगे पीछे कर लेते हैं, वही खेल रहे हैं। अब सेनेट के अंदर यूसुफ रजा गिलानी साहब का ना आना बड़ा क्वेश्चनेबल है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। लेकिन यह भी क्वेश्चनेबल है कि जो बिल पास हुआ है वो कितना मुतनाज़ा है या गैर मुतनाज़ा है। योर कमेंट सर। जमील, बात यह है कि ऑपोजिशन इज टोटली डिवाइडेड, दे आर नॉन सीरियस, सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स कर रहे हैं। अदरवाइज दे नो कि इन्होंने इलेक्शन 1 साल 1.5 साल के बाद इलेक्शन होना है, उसमें पार्टिसिपेट करना है। क्या इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट को पीछे हटा के पीपल्स पार्टी या पीएमएल उनका बैगेज लेके 1 साल की हुकूमत करना चाहेगी? द आंसर शुड बी नो। नंबर 2, पीडीएम इज अ डेड हॉर्स। जब एक तहरीक या एक मूवमेंट एक दफ़ा दम तोड़ती है तो दोबारा उसको खुजिंदा नहीं किया जा सकता। ना तो उनके पास कोई नैरेटिव है, ना उनके पास कोई सोल्यूशन है। और नैरेटिव पहला जो था वो जब पहले खत्म हुई है ये तहरीक, with all my due respects and apologies, what about PTI as a government? I mean, likewise is the case with the PTI. पीटीआई की गवर्नमेंट की गवर्नेंस बहुत कमजोर है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। महंगाई हो गई है, लेकिन वी मस्ट अंडरस्टैंड क्या इन एनवायरनमेंट में पीपल्स पार्टी होती या पीटीआई होती तो क्या वो अच्छा गवर्नेंस कर लेती? इसकी ओवरऑल रीजंस क्या हैं, प्रिवेलिंग एनवायरनमेंट्स क्या हमें देखनी चाहिए। देखें, दुनिया में इस वक्त पेट्रोलियम जो है वो डबल से ज़्यादा महंगा हो गया है, ऑयल प्राइस, उसके बाद कोल डबल और ट्रिपल हो गया है, स्टील डबल और ट्रिपल हो गया है, खुर्दनी तेल डबल से ज़्यादा हो गया है। ये बेसिक वजह है दुनिया में महंगाई की और पाकिस्तान में महंगाई की। यस, 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो वो रिस्पॉन्सिबल हैं आपकी बाकी डोमेस्टिक चीज़ों के लिए। लेस शुगर एंड आटा जो बिल्कुल वो इनकी नाअहली है, इस पे कोई डाउट नहीं है कि आप पहले एक्सपोर्ट करें और फिर इंपोर्ट करनी शुरू कर दें। सो यहाँ पर जो लोग हैं वो जिम्मेदार, और उनकी वैसे भी टीम इज़ नॉट मैचिंग विद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, सबसे बड़ी बात है। फिर उसके बाद डोमेस्टिकली जो प्रोड्यूस आइटम है ना, वेजिटेबल है, इस तरह की चीज़ों की महंगाई की कोई वजह नहीं है। ये सिर्फ लैक ऑफ गवर्नेंस, लैक ऑफ कंट्रोल, और ये प्रोविंसेस के अंदर है। आप बताएं कि क्या वजह है कि अगर मैं इफ आई एम अ ग्रोअर और मैं एक आइटम जो है 1000 रुपए की मन मार्केट में देता हूँ वेजिटेबल, और वही वो आगे जो है मिडल मैन वो उसको 3000 रुपए या 4000 मन बेचता है, और फिर मार्केट में रिटेलर उसको ला के 6000 रुपये ले जाता है। हु इज रिस्पॉन्सिबल? ये गलतियाँ हमारी हुकूमत की और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। हालांकि पंजाब में केपीके में इनकी हुकूमत है, बलूचिस्तान में भी काफ़ी इन्फ्लुएंस है, वहाँ तो कम से कम कंट्रोल करना चाहिए। आई एम नॉट जस्टिफाइंग दैम, लेकिन उसके साथ ये जो पीडीएम को बिल्कुल देखें, सिंपल सी बात है, 27 फरवरी बिग स्पॉइलर फॉर पीडीएम, पीपल्स पार्टी इज गोइंग अलोन। पीडीएम में वो दमखमी नहीं है। क्या उन्होंने कोई आज तक कहते हैं जी सर, मुझे एक बात बताएं, एक वोट से जो बिल को नहीं रुकवा सके वो लेके जाएंगे लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में, पब्लिक को मोटिवेट कर लेंगे। 3 सेनेटर्स की इनके में मेजॉरिटी थी और 1 वोट थे, दे हैव लॉस्ट। व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट? तो आई थिंक ये बड़ी क्लियर बातें हैं। इससे बेहतर है कि पीडीएम भी और ऑपोजिशन सारा अपना मैनिफेस्टो दें, सोल्यूशन दें, टॉक व्हाट दे आर गोइंग टू डू इन द कमिंग इलेक्शन, उसके लिए तैयारी करें, और उसके अंदर लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड कि किसका मैनिफेस्टो अच्छा है,
कि इसके पास कोई हाल हमारे लिए बेहतरी है, और फिर उसके बाद लेट देम डिसाइड कि कौन सी पार्टी ने इलेक्शन में जीतना है, जो कि एक जमहूरियत का हुस्न भी है। लेकिन क्रिटिक ऑपोजिशन इज वेरी वीक, और ये फैसले धरने ठीक है, पीटीआई ने गलती की 2014 में, लेकिन अब वक्त आ गया गो इन पार्लियामेंट अवाम ने अपने आप ये तो मानते हैं ना कि पीटीआई ने गलती की 2014 में 126 दिन का धरना दिया था? नहीं करना चाहिए। अवाम ने किससे सिलेक्ट किए हैं? अवाम ने अपने नुमाइंदे किससे सिलेक्ट किए? धरनों के लिए या कानून साजी के लिए? अवाम की फलाह बहबूद के लिए, कानून साजी के लिए। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये इसका क्या फ़ायदा पार्लियामेंट का, जब आपके पार्लियामेंट के लोग, सेकेंड ये कि पार्लियामेंट लोग कैसे हैं, आई थिंक ये हम सबको मालूम है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को थ्रू पार्लियामेंट को ऐसा कानून इनेक्ट करना चाहिए था जिसमें अच्छे बाकिरदार, अच्छे लोग, सिर्फ पैसे वाले नहीं, बल्कि वो लोग जो आवाम के लिए सही तौर पर नुमाइंदगी हों और वो पढ़े लिखे लोग हों, अगर वो आएंगे तो फिर ये मुल्क की जमहूरियत की गाड़ी चलेगी। वरना जिस तरीके से अभी कर रहे हैं, इससे फिर आप कहते हैं जी, कोई कहता है जी मुझे एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट है, कोई कहता है जी मुझे सपोर्ट है। व्हाट डू यू वांट टू डू? आपकी गवर्नेंस क्यों ना टर्की का प्रेसिडेंट की तरह हो कि अगर वहां पर फौज आए तो लोग सड़कों में लेट जाएं टैंकों के आगे। ये हमारी गवर्नेंस नहीं है। दैट इज द रीजन कि कुछ अर्से के बाद फिर हमेशा सब फौज की तरफ देखना शुरू करते हैं। अच्छा, ब्रिगेड साहब, मसला ये है, मैं कहता कलामी की माजरत, हमें ये वाला सवाल जो है ना, हमारे पास बहुत लंबा टाइम है, आराम से हम इस पर डिस्कशन करेंगे। मैं चीमा साहब की तरफ जाता हूँ। चीमा साहब, वो पढ़े लिखे लोग ब्रिगेड साहब कह रहे हैं उनको आना चाहिए, अब आप जैसे लोगों को तो आने नहीं देता इलेक्शन कमीशन। देखिए, मैं समझ इलेक्शन कमीशन का जिक्र नहीं, यहाँ पे मैं ज़्यादा बेहतर, पहली बात तो ये ब्रिगेड साहब की बात ठीक है कि यू कैन से कि बेटर किरदार के लोग, पढ़े लिखे लोग, कम्पिटेंट लोगों को आगे आना चाहिए। और इसमें जो जितना अमल दखल हो गया सियासत का, एक डिज़ाइन बन गया है कि आप पहले पैसा लूट लो और उसके बाद उस पैसे को मैनेज करके इलेक्शन जीतो। पैसे से सियासत और सियासत से पैसा, ताकत से सियासत और सियासत से मज़ीद ताकत। ये जो विशियस साइकिल बना है, ये विशेष साइकिल जिसे कहते हैं एलीट कैप्चर, उसकी वजह से जो आ रहा है अभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में, उसमें रिसेंट जो जजेस के बारे में फैसला आया वो भी आप कह लें कि उसी की एक कड़ी है। फिर जिस तरह शहबाज शरीफ को के बेटे को जिस तरह मतलब इतवार को ज़मानत दी जाती है, जिस तरह अभी FIA का केस हुआ 16.3 अरब का, शहबाज शरीफ का मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है, तो उसमें हर बंदा पूछे जी आप साबित कैसे करेंगे। बाकायदा जैसे ना सबसे बड़ा जुर्म यह है कि हमने केस क्यों पुट किया है, हम एक टाइम में खड़ा करते हैं कि जी आप साबित कैसे करेंगे। ये नहीं है कि 16.3 अरब रुपये लूटा कैसे है, ये नौकरों के अकाउंट में पैसे आ कैसे गए। सवाल ये होता है जी आप साबित कैसे करेंगे, ठीक है, या इंतकामी कार्रवाई उसे साबित करने की कोशिश की जाती है। तो मैं समझता हूँ जो एलीट कैप्चर हुआ है, ये जो एक जान हैंड हुए हैं एक ताकतवर तबकात के, ये एक फिर अनपढ़ तबकात के, करप्ट तबकात के जो एक जाइन हैंड हुए हैं और सारे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ये एक बड़ी बदकिस्मती की बात है। मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी जैसे लोग जो हैं, या आप कह लें कि जो सिविल सोसाइटी है, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, आर्मी के लोग हैं, इन लोगों को बैठ के ज़रूर इसमें सोचना चाहिए कि किस तरह काम करें। मतलब मैं इन लोगों का नाम इस तरह ले रहा हूँ कि ये नीयत ठीक है इनकी। ये जो ना आप कह लें कि धरनों की सियासत है, ये जो फरीद प्राचा साहब बात कर रहे थे, फजलुर रहमान साहब ने अभी धरना दिया, उधर क्या नाम है, ये जुलूस किया पेशावर में, 1100 बंदे थे, लेकिन जब इलेक्शन में उनकी परफॉर्मेंस जिस तरह बेहतर थी। इसका मतलब है कि अवाम चाह रहे हैं कि अब ये धरने शरने छोड़ें, अपना अपना काम करें, हम अपना काम करें। पीपल्स पार्टी के पास, सिंध की गवर्नमेंट अब अपना काम करें, और नून लीग के पास इस वक्त टास्क पता क्या है, उनके पास टास्क ये है कि वो साबित करें कि जो हम पे इल्ज़ामात हैं करप्शन के, मियां नवाज शरीफ पे जो इल्ज़ामात थे करप्शन के, जो हमारी जायदादें हैं वो ठीक हैं, हमारे जो पैसे हैं वो ठीक हैं, ये मतलब उस सवालों के जवाब दें, बजाय ये कि उसको मीडिया में लड़ने की कोशिश करें। ये बात भी चीमा साहब थोड़ी अनफेयर है। उसकी वजह ये है करने की बात करें, उनके सवालों के जवाब मीडिया पर आकर तो नहीं दिए जाने ना, वो प्रोसिक्यूशन होनी है आपकी तरफ से, जो प्रोसिक्यूशन नहीं प्रोसिक्यूशन ज्यादा नजर आती है। मामला सारा ये है कि अगर आप लोगों की वकालत में ही दम नहीं है तो आप केसेस को प्रूफ अदालत में जाकर करेंगे, और अगर अदालतों का निज़ाम आपकी नज़र में ठीक नहीं है तो रिफॉर्म्स करने का वादा भी आप लोगों ने किया था। तो ये सारे मामला हैं जिनके ऊपर बात बनती है। मुझे आपकी इजाज़त से एक छोटी है ख़वातीन हज़रात, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमने एक तो हमारे मुल्क के अंदर जो एक बोसीदा सिस्टम है, उस सिस्टम के रिफॉर्म्स का वादा करने वाली वो जमात जिसने 25 साल तक मेहनत की, लीड किया खान साहब ने उसको, वो इक़्तिदार में आती है और 4 साल के अंदर अभी तक एक ईंट तक नहीं रखी गई है। एंड आई कैन बैट ऑन दैट। एक ईंट, आप पुलिस रिफॉर्म्स देखें, ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स देखें, जुडिशल रिफॉर्म्स देखें, कहीं पर भी
एक ईंट अगर ये साबित कर देते हैं ना तो मैं सहाफत छोड़ने को तैयार हूं। सब धमा चौकड़ी है, कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ बयानात की सियासत हो रही है। वो किसने करना था? बात होगी इसके ऊपर एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। रिफॉर्म्स की बात हम ब्रेक से पहले कर रहे थे और रिफॉर्म्स की जो बात थी या नारा था या मंशूर का जो हिस्सा था वो बड़ा आई कैची था। ऐसे नहीं थे लोग अपने हाथों में मोबाइल टॉर्च लेकर खड़े होते थे और वेव करते थे खान साहब को। वो चीज़ें कैच करती थी पब्लिक को और वो एक कैरिज्मा था। वो कैरिज्मा कहीं खो सा गया है और इसका सवाल बनता है। बल्कि पहला सवाल मैं चीमा साहब से ही कर रहा था। चीमा साहब, वो क्या हुआ उसका फिर रिफॉर्म्स का? देखें इसमें जमील, इसमें रिफॉर्म्स में अभी रिसेंटली आप कह रहे हैं कि जो 1898 वाला कानून है हम चेंज करने जा रहे हैं। हाँ। जो आप कह रहे हैं ज़ाब्ता फौजदारी के हवाले से है, अदालतों के हवाले से है। हम एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हमने किए हैं। फिर हमने ये जो शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट था जो 1915 का बना हुआ था वो हमने चेंज किया है। पुलिस में अगर आप देखें तो पुलिस एक बड़ा, आप कह रहे हैं कि बड़ा बेसिक शुरू होती है रिफॉर्म यहाँ से, या इंसाफ का जो निज़ाम है शुरू यहाँ से होता है। पुलिस पिछले 3 साल में कम से कम 3 काम हुए हैं। एक ये हुआ कि FIR जो है उन्हें दर्ज करनी पड़ती है, दूसरा ये कि FIR का चालान जमा कराना पड़ता है, और तीसरा ये कि तशद्दुद नहीं कर सकते। ये 3 काम पुलिस को करने पड़े हैं। इसमें बड़ी मेजर इम्प्रूवमेंट आई है। आप कह लें कि इसमें हॉस्पिटल्स का निज़ाम जो है, इसमें ये जो आया सेहत कार्ड इस मुल्क की लाइफ में माइलस्टोन है। ये है रिफॉर्म्स की अगर सबसे बड़ी कोई एग्जांपल देखनी हो तो वो सेहत कार्ड है। फिर उसके बाद सारी दुनिया अपने किसान को सपोर्ट करती है। किसान जो है दुनिया का गरीब तरीन तबका है, तो पूरी दुनिया में ऐसा है। सो लिहाजा किसान को सपोर्ट करने के लिए जितनी गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी वो कहीं लीकेज हो जाती थी। हमारा किसान आज बदहाल है, तो उसकी बुनियादी वजह थी कि उसको पैसे की कीमत, उसके प्रोड्यूस की कीमत नहीं मिलती थी, उसको इनपुट सस्ते नहीं मिलते थे, और जो उसको सब्सिडी दी जाती थी वो रास्ते में चोरी हो जाती थी। उस पर किसान कार्ड जो है हमारी गवर्नमेंट लेके आई, वो एक बड़ा ब्रेक थ्रू है, एक बड़ा माइलस्टोन है। सो हम फिर टेक्सटाइल दो चार माइलस्टोन और भी ऐड कर लेना। एक माइलस्टोन तो करप्शन का है, उसको भी ऐड कर ले। वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जिसको मानने को तैयार नहीं है गवर्नमेंट, एक माइलस्टोन वो है। अच्छा, एक और माइलस्टोन भी है, वो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब जो नंबर 1 रैंकिंग मार जाते हैं बेहतरीन वज़राए आला की दौड़ में, तो वो माइलस्टोन भी है। और एक और माइलस्टोन भी है जो आपकी 5.37% GDP ग्रोथ है, जो इकोनॉमिस्ट बोलता है। वही इकोनॉमिस्ट ये भी बोलता है कि आप तीसरे महंगा तरीन मुल्क हैं, दुनिया का तीसरा महंगा तरीन मुल्क है। तो जो आपको अपने लिए बेहतर नजर आता है उसको तो आप लोग कैश करवाते हैं, तो और जिसके ऊपर इंटरनेशनल रेटिंग्स आपको कहती हैं कि आप लोग जो है ना रॉन्ग है, उधर आप लोग नहीं मानते जो। अच्छा जमीर, मुझे जवाब दे लेने देना जी। पहली बात यह है कि इंटरनेशनल जो सारे सर्वे हैं, सारे सर्वे ये कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। अच्छा। ये एक स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन ज्यादा है। ये दोनों स्टेटमेंट आपको अपोजिट लगती हैं। ये दोनों स्टेटमेंट्स आपस में अपोजिट नहीं है, ये सेपरेट स्टेटमेंट्स हैं। एक ये है कि पाकिस्तान में एब्सोल्यूट टर्म में चीज़ें, आज आटा सबसे सस्ता है, आप कह लें कि तेल सस्ता है हमारे यहाँ जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सस्ते हैं, रेंट सस्ता है, किराया सस्ता है, यहाँ पे बाकी चीज़ें सस्ती हैं। ये एक स्टेटमेंट है। सारी दुनिया के 193 मुल्कों में सबसे सस्ता मुल्क हम है। दूसरा ये कि पिछले साल के मुकाबले में कीमत कितनी बढ़ी, पिछले साल के मुकाबले में जो कीमत बढ़ी वो आप कह रहे हैं उसमें हमारी जो इन्फ्लेशन रेट है, इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है। अब हमारे पास तकरीबन अंदाजा ये है कि इस साल को 9.5% इन्फ्लेशन होगी। 9.5% अगर हमारे यहाँ इन्फ्लेशन है तो बाकी दुनिया में 6%, 7%, 6%, 7%, तो वो उनकी 6-7 करके हमारी 9.5 करके हम फिर दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क हैं। सो इस बात को थोड़ा सा मैं समझता हूँ बड़े आप पढ़े लिखे बंदे हमारा नंबर 1 वज़ीर आला भी उस्मान बुज़दार है ना फिर। अच्छा एक मिनट, नहीं माने ना सर, हमारा नंबर 1 वज़ीर आला भी उस्मान बुज़दार है। प्लीज मैं कहता हूँ कंफ्यूज ना करें। देखें ये टॉपिक है, मैं कंफ्यूज ना करें, मेरी इस पे बात कर लेते प्लीज मुझे बात करने दें। अच्छा मैं कह रहा हूँ कि ये टॉपिक चूंकि आप पढ़े लिखे आदमी हैं तो आप मुझे अलाउ कर देंगे। दूसरा आपने जई तई नहीं करनी है, आपने कहीं से कोई टोकरी छोकरी आपको नहीं आती है, मुझे नहीं आती, बड़े माड़े हैं इस काम में, टोकरी लेने में। बड़ा शरीफ आदमी हूं सर मैं। हाँ नहीं आती ना आपको, मुझे पता नहीं आती, लिहाजा मैं चांस ले रहा हूँ कि मुझे बात करने दें, अदरवाइज टोकरियों वाले मुझे बात नहीं करने देते। प्लीज गो अहेड। वो मेरी जई तई फेरते हैं, वो मेरी बात नहीं करने देते। अच्छा तो मैं बात कर रहा था कि देखें
देखें ये दो सेपरेट स्टेटमेंट्स हैं। एक है ये सेपरेट इश्यूज हैं, एक है कि हम दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। ये बात बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है कि दुनिया के 193 मुल्कों में हम सबसे सस्ते हैं, चीज़ें एब्सोल्यूट टर्म में सस्ती हैं, नंबर एक। दूसरी बात कि हमारी पिछले साल के मुकाबले में महंगाई जो है वो काफ़ी सारे मुल्कों से ज़्यादा है, ये बात भी ठीक है, ये दोनों बातें ठीक है। अब वो महंगाई ज़्यादा होने के बावजूद हम दुनिया का फिर भी सस्ता तरीन मुल्क है, लिहाजा हमारे पास ये मोटिवेशन है कि हम दुनिया के 50 मुल्कों से हमारा जीडीपी ज्यादा है, हमारी इनकम ज्यादा है, लेकिन हम 193 के 93 मतलब हमसे 143 मुल्क जो हैं वो हमसे अमीर हैं, 50 से हम अमीर हैं, लेकिन चीजें हमारी 193 मुल्कों में सबसे सस्ती हैं, लिहाजा यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बहुत सारे मुल्कों से बेहतर है। और दूसरा आपका जीडीपी जो है, जीडीपी की दो किस्में हैं, एक है नॉमिनल और दूसरा था पीपीपी। पीपीपी मेरा मसला अक्सर यहाँ बात करते हैं लोग, बहुत पढ़ के बैठे हुए, आगे चला बहुत पढ़ के बैठे हुए हैं। वैसे जीडीपी को मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं, इतना डिटेल में आपका कोई बंदा नहीं पढ़ता। लोग अक्सर कहते हैं कि बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया। बांग्लादेश का जीडीपी जो है पीपीपी में वो हमसे आप कह लें उनका है $5,900 पर कैपिटा इनकम की, हमारी $6,000 से पर कैपिटा बढ़ गई है। हम बांग्लादेश में पीपीपी इन परचेजिंग पावर पैरिटी में हमारी इनकम बांग्लादेश से बढ़ गई। फिर एक और चीज देखें जरा कि जिस वक्त हमारे पास गवर्नमेंट आई, लोग महंगाई को देखते हैं रुपी टर्म में, रुपी टर्म में जब महंगाई को देखते हैं तो जब हमारे पास गवर्नमेंट आई लोगों की औसत इनकम थी आज के डॉलर के साथ, उस वक्त के डॉलर के हिसाब से 2,10,000 रुपया पर कैपिटा इनकम सर, आप पाकिस्तान के ब्रैड पिट की तरफ भी आ जाए ना, लोगों की इनकम है 2,91,000। सर पाकिस्तान के ब्रैड पिट की तरफ भी आ जाए ना, उस्मान बुज़दार साहब की तरफ भी आ जाए, क्विकली कमेंट कर दें ताकि मैं फिर आगे जाऊं ना। उस्मान बुज़दार साहब की तरफ आ जाए, नंबर 1 वज़ीर आला है वो। देखें आप मुराद अली शाह को देख लें, आप जाम कमाल या दूसरे आजकल क्या आए हैं जो उनको देख लें, फिर आप कह लें कि केपीके में देख लें। जाम कमाल मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली जाम कमाल नहीं है सर, होगा तो फिर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो है। समझता हूँ कि नहीं जो उसके बाद अब्दुल कुद्दूस है, लेकिन पहले 3.5 साल तो उसी के है ना, 3 साल तो उसी के लग गए, अभी 3 महीने इसको भी हो गए। तो दोनों का इकट्ठा मिला के देखें, फिर आगे आप महमूद खान को देखें और इनको देखें, तो मैं समझता हूँ मुझसे अगर रेटिंग लेके तो मैं समझता हूँ इस वक्त जीबी का जो सीएम है वो और उस्मान बुज़दार ये दोनों बेटर सीएम है। अच्छा चलो ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं प्राचा साहब की तरफ जाऊँ। प्राचा साहब ठीक है, मैं तो मुझे तो लगता है कि हम लिविंग इन ए लालाज लैंड एंड कुकूज लैंड, इनके सब ग्रीन ग्रीन है, सब हरा हरा है सर, एवरीथिंग इज फाइन। वे चीमा साहब का जो कमेंट है वो फेयर एनफ, आई रियली लाइक दैट, बड़े डिटेल में गए हैं उसकी, लेकिन अभी तक जो मेरी इंफॉर्मेशन है पर कैपिटा इनकम दोनों डिफरेंसेस को अलग देख लें, पाकिस्तान की $1,200 से कम है। आप सर किस पे कमेंट कीजिएगा? एक तो ये गम की मारी हुई 1666 जरा सुन लीजिए, ये यानी एक तरीका होता है कि गम की मारी हुई कौम को कुछ लताइफ सुना दिए जाएं, तो ये लताइफ के अंदर ही आती है जो बातें की गई हैं। हकीकत यह है कि जो चीजें लोगों को खुद पता है, लोग भुगत रहे हैं, लोग देख रहे हैं, उनके बारे में आप कितने ही सुहाने अल्फाज इस्तेमाल कर लें और कितना ही आप उसको जो है उस पर लेपा पोती कर लें, लेकिन तब भी हकीकत तो हकीकत ही रहती है। मैं यानी ये समझता हूँ कि ये जो थी कि दुनिया के अंदर हम सस्ते हैं, हम फलां हैं, मतलब मैं ये कोई ऐसा नया अफसाना नहीं है, ये हर हुकूमत पहले यही बयान करती रही है और ये कत्तन झूठ है, इसलिए कि पर कैपिटा इनकम जो है वहां पर जहां पर लोग डॉलरों के अंदर फी घंटा डॉलरों के अंदर तनख्वाह लेते हैं और उनका कंपैरिजन करके आप कह दें कि हमारे यहाँ जो है वो इस तरह सस्ती है, इस तरह सस्ती है, ये कोई मामला नहीं है। जहां तक ताल्लुक था, चीमा साहब मेरे दोस्त हैं, इन्होंने बड़ा बयान किया सियासतदानों की खराबियां और वो सारी ठीक है, लेकिन वो सारे सियासतदान आपने इलेक्टेबल्स के नाम पर खुद अपने इर्द गिर्द जमा किए। हर पार्टी के अंदर वहां जहां पर जो इसी कुमाश के लोग थे जो आपने बयान किए हैं, उनमें से एक बड़ी तादाद आपने अपनी तरफ ले ली। तो ये तो नहीं है कि तुम्हारी हुस्न में पहुंची, हुस्न कहलाई वो तीरगी जो मेरे नामा अमाल स्याह में थी, यानी जो आपके हुजूर आ गए वो तो ठीक हो गए, वो पाक हो गए, वो पवित्र हो गए, वो जो है वो आप ज़मज़म से धुले हुए हो गए।
और वही दूसरी तरफ है तो वो करप्ट है, वो बदउनवान है, वो जस्सागीर है, वो जागीरदार है। ये एक ही क्वालिटी है, कहीं कोई फर्क नहीं है। और वही जो कुछ है, जब आप चीनी माफिया हुआ और 184 अरब रुपया चीनी माफिया ने लूटा तो वो उसमें आपकी पार्टी के बड़े लोग उसमें शामिल थे। आटे का बहरान हुआ और 220 अरब रुपए का आटे के बहरान ने कौम के ऊपर एक बोझ डाला तो वो वहां भी आपके ही लोग थे। और इसी तरह से बाकी जितना जो भी मंशूर की बात आपने की है, मंशूर में जो चीजें थी वो कहाँ हैं? यानी 1 करोड़ नौकरियां दी गई और उन 1 करोड़ वो कहते हैं, फवाद चौधरी साहब कहते हैं हमने दे दी है 1 करोड़ नौकरियां। खान साहब कहते हैं पहले 3 महीने में करप्शन खत्म कर दी थी, बाद मेरी कोई गारंटी नहीं आएगी, पहले 3 महीने। चले ये मैंने वही कहा ना कि ये लताइफ भी सुनाते रहते हैं ताकि कौम का कोई थोड़ा सा, अब ये ना कि जी वो 2.25 करोड़ अफराद इस वक्त बेरोजगार हैं जिनमें 5 लाख डिग्री होल्डर हैं। फिर इसी तरह करप्शन में अभी आ गया एमनेस्टी इंटरनेशनल का और उसमें जो है 117 से आप उठा के आपने 140 तक पहुंचा दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का। अब ये मामलात जो हैं वो इस तरह से अगर होते हैं तो आप किसको चक्कर दे रहे हैं, किसको धोखा दे रहे हैं? लोग तो जो रोज सब्जी खरीदते हैं, जो लोग बाजार में जाते हैं, जिन लोगों पर रोज बीतती है, जिनको नौकरियां नहीं मिलती, जिनको दिहाड़ी नहीं मिलती और जिनको कहीं से कोई तावन नहीं मिलता, उनको आप ये सुना लें कि हमारा वो कार्ड है और हमारा वो कार्ड है। वो ये सारी चीजें जो हैं वो आज लोगों के लिए बेकार है। यूरिया नहीं मिला, यानी जब यूरिया की जरूरत थी तो किसान के लिए यूरिया नहीं था और फिर उसके बाद ये कि वो होल्ड किया हुआ था और बहुत महंगे दामों जो है वो बेचा गया। फिर इसी तरह जिस तरह की भी डीएपी भी दीगर खादों की जरूरत थी नहीं थी, तो गवर्नेंस तो यही होती है। राजा साहब साथ रहिएगा। राजा साहब आपकी इजाजत से एक ब्रेक लेना चाहूंगा, ब्रेक के बाद गए तो ब्रिगेडियर साहब के पास में जाऊंगा, उनसे एक तो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी हमारी डिवाइस हुई है उसके ऊपर कमेंट चाहूंगा। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान 3 तारीख को चाइना जा रहे हैं, वो कितना सिग्निफिकेंट है? इंडिया वावेला मचा रहा है सी पैक के ऊपर, पाकिस्तान के लिए सी पैक में कितनी पेशरफ्त हो सकती है और ये जो आने वाले दिनों के धरने हैं, लॉन्ग मार्चेस हैं, इसका कितना स्ट्रांग इंपैक्ट होगा हमारे मुल्क की मईशत और सियासत के ऊपर? आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, तमाम डिस्कशन सर आप सुन रहे थे, अगर आप प्रीवियस जो कमेंट्स हुए हैं उसके ऊपर कमेंट करना चाहें ज़रूर कीजिएगा। साथ में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का मुमकिन दौरा है चाइना का और सी पैक के हवाले से बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के है, फ्रूटफुल रहेगा पाकिस्तान के लिए, आप समझते हैं? देखें, एक तो जो प्राइस महंगाई की बात हो रही थी, आई स्टील के ये रिस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर्स की डोमेन है, दे हैव टू पुट इन देयर ऑल बेस्ट। ये जो रोजाना प्राइस बढ़ती घटती है मार्केटों में, ये उनका काम है। प्राइस पहले आई रिमेंबर कि हर डिवीजन में कमिश्नर के अंदर प्राइस कंट्रोल कमेटीज होती थी जो उसको कंट्रोल करती थी। दैट इज नॉट कि वो डूएबल नहीं है, इट इज डूएबल, बट अगर गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से अरेंज करे। नाउ अबाउट चाइना का विजिट पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहम संग मील होगा इस वक्त, खास तौर पे जो प्रिवेलिंग डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है, उसमें अगर हम देखें तो चाइना के साथ रूस, अमेरिका के ताल्लुकात क्या हैं, अमेरिका पुश कर रहा है पाकिस्तान को कि किस तरफ जाना चाहते हैं। पाकिस्तान की पॉलिसी बड़ी क्लियर है और ये विजिट मीन्स के पाकिस्तान हर हालत में चाइना को अहमियत भी देता है और चाइना से हमारी दोस्ती जो है वो इतनी लंबी है, पुरानी है और ट्रस्टफुल है कि हम इसको और स्ट्रेंथन करने के लिए जा रहे हैं। नंबर 2, इसमें बातें जो होंगी वो खास तौर पे सी पैक, आई थिंक पाकिस्तान की हुकूमत को सी पैक पे और मोमेंटम लेना चाहिए, सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए, उनके खदशात दूर करने चाहिए। हर हालत में सी पैक मनसूबा हमने कामयाब करना है। ये हमारे मुल्क की अपोजिशन, हमारे मुल्क की गवर्नमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस सबको मिल के एज ए यूनाइटेड डिसीजन ये होना चाहिए हमारा। नंबर 1, अफगानिस्तान के ऊपर ज़रूर डिटेल में बात होगी कि वहाँ पर क्या हालात हैं, अभी किस वक्त किस स्टेज पे हमने रिकग्नाइज करना है, क्या चाइना और पाकिस्तान मिल के और सेंट्रलेशन मिल के हम अफगान तालिबान को थोड़ा सा पुश कर सकते हैं कि एक इंक्लूसिव पॉलिटिकल गवर्नमेंट बना लें, ताकि जो बहाना बना हुआ है अमेरिका का, नेटो का, यूरोप का, वो ख़त्म किया जा सके। कैसे उनकी माली इमदाद की जाए,
देखें, इस खित्ते में सबसे अहम चाइना पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि अफगानिस्तान में अमन हो, और वो उस वक्त अमन होगा जब वहाँ पर उनकी हुकूमत मुस्तहकम होगी, फाइनेंशियली साउंड होगी, उनकी रेट ऑफ गवर्नमेंट कायम हो जाएगी पूरे अफगानिस्तान में, तब वो टेररिज्म के खिलाफ प्रॉपर तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं, जो उन्होंने कमिटमेंट की है अमेरिका, नेटो से और साथ पाकिस्तान और चाइना से भी। ये अहम है, क्योंकि जहाँ अफगानिस्तान में अमन होगा वहाँ पर सेंट्रल एशिया और पाकिस्तान की कनेक्टिविटी भी हो जाएगी, हमारे बलूचिस्तान में अमन हो जाएगा, मीन्स के हमारा CPEC मनसूबा अपने प्लान तरीके से चल पड़ेगा और चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव भी कामयाब हो जाएगा। ये बात होगी। उसके बाद जाहिर है कि हमारी जो अपने डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, वो डिस्कस की जाएंगी, कैसे ओवरकम किया जाए। पाकिस्तान को एग्रीकल्चर में क्या क्या हमें चाइना से मदद की ज़रूरत है, ये हमारा इकोनॉमिक इंजन है एग्रीकल्चर, इसको हमें अपनी उतनी अहमियत नहीं है। जमशेद साहब बात कर रहे थे, चीमा साहब, लेकिन आई स्टिल फील इसमें बहुत ज़रूरत है। अगर हम इकोनॉमिकली तरक्की, ये एग्रीकल्चर तरक्की करते हैं, तो जो मुल्क फूड ग्रेन में सफिशेंट होता है वो कभी भी भूखा नहीं मर सकता, वो किसी के अंडर प्रेशर में नहीं आ सकता। ये चीज़ें, और उसके साथ साथ ये इस वक्त के जो ओवरऑल इन्वायरमेंट्स हैं वो ज़रूर डिस्कस की जाएंगी। पाकिस्तान के इंडिया के रिलेशंस, कश्मीर इशू, लद्दाख इशू, कैसे चाइना पाकिस्तान मिल के चाहे इंडिया को फोर्स कर सकता है, जबकि इंडिया इज ट्राइंग द लेवल बेस्ट टू बिकम ए प्रॉक्सी ऑफ अमेरिका, वो बात की जाएगी। ये सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में होगी, बहुत अहम डेटा। इसके अंदर मैं ये कहता हूँ कि एक साल के लिए अंदर, जब इलेक्शन वैसे ही आ रहा है, क्या हमारी ऑपोजिशन को धरनों की ज़रूरत है? आप अपना मैनिफेस्टो लाएं, अपना सोल्यूशन लाएं, आवाम के लिए क्या करना चाहते हैं, आपने अगले 5 साल कैसे हुकूमत करनी है, आप वो बातें लाएं और अपने इलेक्शन की तैयारी करें, बजाय कि कभी पहले वो तो सब ठीक है, लेकिन इस दौरान जो सदारती निज़ाम की बहस चल पड़ी है, अब वो भी तो फिर अपोजिशन को किसी भी हद तक डेंट पहुंचाता है ना। वो कहते हैं कि यार ये देखो निज़ाम ही बदलने की, लपेटने की बात करते हैं, तो चले हम फिर थोड़ा सा टक टोकी लगाए रखें। तो ये भी एक बड़ा डिटेल्ड सब्जेक्ट है। देखें जमील, बात ये है कि ये चाहे किसी ने सोशल मीडिया पे चलाया, लेकिन ऑनेस्टली आई फील एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, नॉट आर टॉकिंग ऑफ एनी वन लैंग्वेज, आप ये बताएं कि ये जो हमारे 300 या 350 MNAs होते हैं, आर दे, जिनकी उनकी क्वालिफिकेशन देखें, उनकी जो लूट मार के बाद देखें, क्या आर दे ओनली सफिशिएंट टू रन द गवर्नमेंट? और यू नीड अ सिस्टम वेयर बाय 22 करोड़ अवाम में से जो भी प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, उसको ये लिबर्टी हो कि वो टॉप के बेस्ट आपके जो 50-60 मिनिस्टर एडवाइजर होते हैं बोले, और ये MNA आपके कानून साजी करें, अवाम के लिए कुछ करें। आप देखेंगे कि ये MNA बनने ही छोड़ देंगे। आपने जो बात कही है ना, देखें ब्रिगेड साहब, आपने जो बात कही है ना, इस हवाले से मेरा एक हफ्ते पहले शो हुआ, अहमद जवाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, और वो आपको पता है बड़े खुल के बोल रहे हैं। वो कहते हैं ये कैंपेन लॉन्च ही PTI ने की है। मैं जरा ये फरीद पराचा साहब की तरफ जाऊंगा। फरीद पराचा साहब, ये जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम की बात चल रही है, इज दिस एक्सेप्टेबल इन ए कंट्री लाइक पाकिस्तान वेयर ऑलरेडी ए पार्लियामेंट्री सिस्टम इज प्रेजेंट? देखिए ना, ये सदारती निज़ाम तो यहाँ मुद्दत से चल रहा है। यानी पहले जब 58 से पहले गवर्नर जनरल थे तो वो भी सदारती निज़ाम था, फिर अयूब खान का हुआ तो सदारती निज़ाम था, याहिया खान का हुआ तो सदारती निज़ाम था, ज़ियाउल हक का था तो सदारती निज़ाम था, परवेज मुशर्रफ है तो सदारती निज़ाम है। सदारती निज़ाम को तो हम भुगत चुके हैं, और ये बात जो है वो कोई ऐसी भी नहीं है कि कोई ऐसा किसी ने छू मंतर करके पार्लिमानी को सदारती में बदल देना है। ये आईनी तरमीम है, फिर अदलिया के फैसले हैं, यानी 12 जजेस के फैसले हैं जो PLD में मौजूद हैं। इसलिए ये बात कर देना और सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए, वरना सदारती निज़ाम के अंदर ही तो हमारे दरिया बेचे गए हैं, सदारती निज़ाम के अंदर ही तो हमारा मुल्क तो टुकड़े हुआ है, इसी सदारती निज़ाम के अंदर ही तो सियाचिन पे कब्जा हुआ है, इसी के अंदर ही पाकिस्तान के अड्डे अमेरिका को दिए गए। तो ये सदारती निज़ाम कोई अमृत धारा नहीं है, असल तो गुड गवर्नेंस है। और ये जितना पार्लिमानी निज़ाम को चलने किस तरह दिया गया है, पार्टियों के अंदर अपनी जमहूरियत नहीं है, इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट नहीं किया गया। अगर कोई तब्दीली करनी है तो मुतनासिब नुमाइंदगी का निज़ाम लाएं। दुनिया के 110 से ज्यादा ममालिक के अंदर ये मौजूद है, उसके जरिए से वोट पार्टियों को मिले। तो ये जो एक दबाव होता है कि जी ब्लैकमेल करते हैं इलेक्टेबल्स,
उससे निकल सकते हैं आप पे। लेकिन ये बात जो है ये बिल्कुल एक ऐसी है कि असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए ये बात की जा रही है और किसी तरह से भी यहाँ बिल्कुल राइट फरीद पराजा साहब, असल मसाइल से आप कह रहे हैं तवज्जो हटाने के लिए किया जा रहा है। चीमा साहब, मैं आपसे कोई कमेंट चाहूंगा, मुझे ये फरमाइएगा कि आप लोगों की लॉन्च की हुई कैंपेन है, अहमद जवाल साहब ने इल्जाम लगाया आप लोगों के ऊपर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम के लिए जो कैंपेन चल रही है। देखिए अहमद जवाद तो ऐसे फजूल सी बात कर रहे हैं, सच्ची बात है वो हाशमी साहब बनने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। बेसिक जो बात मैं समझता हूँ सदारती निज़ाम और दूसरी जो बात है पार्लिमानी निज़ाम, इसको लेना चाहिए दोनों जमहूरी निज़ाम है। और इस वक्त जो बड़ी इकानमीज़ हैं, आपका अमेरिका है, आपका जर्मन है, फ्रांस है, फिर ब्राज़ील है, चाइना है, ये सारा सदारती निज़ाम है। फिर दूसरी तरफ आपका जापान है, फिर इंडिया है, फिर इंग्लैंड है, ये सारा पार्लिमानी निज़ाम है। ये दोनों जमहूरी निज़ाम है। इसे एक मार्शल लॉ से, जो जिस तरह प्राचा साहब बात कर रहे थे, मार्शल लॉ से तशबीह ना दें। इसे किसी की डिक्टेटरशिप का निज़ाम की या डिक्टेटरशिप वाले सदारती निज़ाम की बात नहीं कर रहे, हम तो जमहूरी निज़ाम की बात कर रहे हैं। सो इस पर डिस्कशन होनी चाहिए, ओपन माइंडेड होनी चाहिए। ये प्राचा साहब जैसे लोगों को, ये सिविल सोसाइटी को, ये जो लोग इस माशरे में ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, कम्पिटेंसी चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि सिस्टम का यहाँ सिस्टम बेहतर हो, वो जो ये जो छोटे छोटे आइलैंड बन गए हैं कि किसी चौधरी ने, किसी सरदार ने, किसी ने अपने कबीले का वोट लिया और जाके पूरी गवर्नमेंट को ब्लैकमेल किया, वो सिस्टम यहाँ पे ख़त्म हो और यहाँ पे पार्टियाँ मजबूत हों, मतलब और यहाँ पे कम्पिटेंट लोग आगे आए, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो है वो क्विक हो और बेटर हो और ऑन मेरिट हो। लिहाजा उसमें जो भी निज़ाम देख, थर्ड वर्ल्ड की अगर बात करें तो थर्ड वर्ल्ड में पार्लिमानी निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा। जितने मुल्कों में पार्लिमानी निज़ाम है और थर्ड वर्ल्ड के थे या इमेच्योर थे, अभी तक उस लेवल पर डेवलप नहीं हुए, वहाँ पे पार्लिमानी निज़ाम फेल हुआ है या उन मुल्कों का हाल बुरा है। सदारती निज़ाम ने भरल उससे बेहतर डिलीवर किया है, लेकिन इसमें हमारा कोई ऐसे कह रहे कि एज ए पार्टी कोई डिस्कशन हो रही हो, एज ए पार्टी कोई आप कह लें कि हमने कुछ पे काम कर रहे हो, ये बात नहीं है। मेरा सिंपल एक सवाल, सिंपल एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ, कमेंट है, वो ये है कि इसे ये मुगालता, फिक्री मुगालता ख़त्म होना चाहिए कि इसे पेश किया जाता है कि शायद ये कोई गैर जमहूरी निज़ाम है। ये गैर जमहूरी निज़ाम नहीं है, कामयाब निज़ाम है, मेरे ख्याल में बेहतर निज़ाम है और दुनिया की बड़ी जमहूरियतों में, बड़ी इकानमीज़ में, बड़े मैच्योर मुल्कों में, पुराने ज़्यादा कल्चर्ड लोगों में ये निज़ाम मौजूद है। लिहाजा यहाँ का जो माफिया है, जो अपने हल्के की बुनियाद पर मुआशरे को ये रगमाल बना के बैठे हैं, उनका खेल ना खेलें, उनका खेल ना खेलें। यहाँ पे उन लोगों का खेल ना खेलें जो कहते हैं कि मेरे अलावा सबका इंसाफ होना चाहिए। इकबाल चीमा साहब, फरीद पराचा साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, क्रक्स ऑफ द डिस्कशन यही है कि अब निज़ाम चाहे कुछ भी हो, पब्लिक वेलफेयर के लिए हो तो वो यकीनन कारआमद है, अदरवाइज नहीं है। लेकिन बात सारी यही है कि अगर पार्लिमानी निज़ाम के अंदर रहते हुए जो बंदा इलेक्ट होकर वज़ीर आज़म बना है और सिस्टम के हाथों मजबूर होकर मामला ठीक नहीं कर पाया है, तो वो किस तरह से एक ऐसा सिस्टम ला पाएगा जिससे मामला ठीक हो जाएंगे। तो चेहरे बदल लेने से तो निज़ाम ठीक नहीं होगा। करप्शन वहीं की वहीं है, रिफॉर्म्स का मामला वहीं का वहीं है, जनूबी पंजाब का मामला वहीं का वहीं है, 10,000 मामलात वैसे के वैसे पड़े हैं, हम स्टेट ऑफ डिनाइल से बाहर निकल नहीं पाते, स्टेट ऑफ एक्सेप्टेंस का मामला अपनी जगह पर है, अपोजिशन ठीक से अपोजिशन कर नहीं पा रही, हुकूमत ठीक से हुकूमत कर नहीं पा रही, और हमारी ख्वाहिशात ये हैं कि हम अमेरिका बन जाएं। और अगर मामला अमेरिका का ही है तो वहां के सिस्टम को अगर हम देखें ना, तो अमेरिका के अंदर भी वहां भी डीप स्टेट का रोना रोते रोते ट्रंप निकला है वहां से। तो ये हर जगह है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बेहतर करने की जरूरत है। हम चाहे किसी भी फॉर्म ऑफ सिस्टम के अंदर मौजूद हो, हमें खुद को ठीक करना होगा। आज की नेशनल डिबेट से जमील फारूकी को इजाजत दीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।